Good morning, all of you. Today we start a new chapter, the first freedom struggle of 1857. And in this chapter, we take a topic in your left hand side in your textbook, the step by step. I will take one topic, and today's topic, the background of first struggle for freedom. What is the background of this struggle in India? The name of this struggle are so many. The historical say revolution, someone say revolt, someone say first struggle of freedom, and someone say soldier revolt or the national movement. This struggle of freedom is a glorious and revolutionary event. The revolution of 1857 was the first armed revolution in India, which was so widespread and powerful, and it shook the foundation of British Empire. Although the struggle failed in its mission, but its memory and inspiration are still alive in the heart of the common man. The Indians also realized that until they themselves do not wake up and work with the feeling of independence, equality, brotherhood, self respect, unity, and national pride, the country will continue to remain under British rule. So, what is the background of the struggle of 1857? तो इसकी शुरुआत जो है, इस स्ट्रगल की शुरुआत जो है, आप देखते हैं कि जो 1857 का जो स्ट्रगल हुआ इंडिया में, उसका बैकग्राउंड क्या था. तो इसमें हम इंडियन मैप के द्वारा कुछ चीज़ों को समझेंगे. तो इस स्ट्रगल में देखा गया है फ्रॉम द latter part 15th century, from the latter part of 15th century. तो शुरुआती दौर में 15th सेंचुरी में कौन आया? European had started coming to India. Why was it come? For the purpose of trade. वो किस उद्देश्य से आए थे? व्यापार करने के लिए. The companies which established their trade, तो कंपनी ने बहुत सारे क्या क्या स्थापना करी? ट्रेड सेंटर्स बनाए, व्यापारिक केंद्र बनाए इन द वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया. आफ्टर दैट Portuguese, so many foreign countries also came in India, just as Holland, England, France. In the previous classes, there's some trick. पुत्र अड़ा डैट फंसा, जिसमें मैंने बताया था आपको कि which foreign countries come to India for trade. This first Portuguese, पुत्र से Portuguese, अ
अंग्रेज, इज इट कॉल्ड ब्रिटेन, एंड डच एंड फ्रांस। तो ये जो कंपनियां थी वो इंडिया में क्या करने आई थी? ट्रेड करने आई थी, व्यापार करने आई थी। तो these trades were mainly situated on the coastal areas. They were called the factories. तो इनके बहुत से जो व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे वो कहाँ स्थित हुआ करते थे? कोस्टल एरियाज़ में, समुद्री तटों के किनारे पे, जिनको वो क्या कहते थे? फैक्ट्री कहा करते थे या कोठी कहते थे। फैक्ट्री को हिंदी में कोठी कहा जाता है। तो इसमें देखा गया कि बहुत से फॉरेन कंट्रीज़ यहाँ पे व्यापार करने आई। These companies used to buy commodities from India which were either scarce or not available in Europe. अब यहाँ ये व्यापार करने क्यों आई इंडिया में? क्योंकि वो भारत से कुछ कमोडिटीज़ क्या लेके जाना चाहती थी, क्योंकि यूरोप में इन चीज़ों की कमी पाई जाती थी और यूरोप में ये चीज़ क्या होते थे? अवेलेबल नहीं रहते थे। एंड यूज टू एक्सपोर्ट दैम टू अर्न हायर प्रॉफिट। और क्यों यहाँ पे व्यापार करना चाहती थी? वाई दे स्टार्टेड अ ट्रेडिंग इन इंडिया? बिकॉज टू अर्न हायर प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए। बट द रीजन्स कॉज द म्यूचुअल रिफ्ट बिटवीन द कंपनीज। बहुत से फॉरेन कंट्रीज यहाँ व्यापार करने लगी तो उसमें देखा गया कि बहुत से उनमें जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी, लड़ाई झगड़े होने लगे। तो इनमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1600। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? 1600 एंड डेट इज 31 दिसंबर 1600। अब इन्होंने अपनी कंपनी को क्यों इस्टेब्लिश किया? टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट थ्रू ट्रेड वॉज द मेन एम ऑफ द कंपनी। इस कंपनी का एक ही उद्देश्य था, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। तो सूरत प्लेस में सबसे पहले इन्होंने क्या करा? एक डेवलप ट्रेड करा, मतलब एक विकसित व्यापार केंद्र बनाया। किसको? सूरत को। फॉलोइंग विच द कंपनी स्टैब्लिश इट्स मेन ट्रेड, और मुख्यतः केंद्र भी हुआ करते थे उनके, जहाँ जहाँ उन लोग व्यापार करते थे। बारूच, अहमदाबाद, आगरा, मछलीपट्टनम, मद्रास, कलकत्ता, बांग्ला एंड द मुंबई एक्सेट्रा। आफ्टर डेट देखा गया कि बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, धीरे धीरे 17th सेंचुरी का जब एंड होने लगा, सो दैट इट वुड फैसिलिटेट द कमर्शियल एक्टिविटीज़। तो उन्होंने वाणिज्यिक गतिविधियां भी चालू कर दी थी, जिसमें जो मुग़ल एम्परर्स लोग जो हुआ करते थे उनसे टैक्स लिया करते थे। तो आफ्टर औरंगजेब डेथ, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती 1707 में और मुग़ल एम्पायर धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है, तो देखा जाता है कि द होल नेशन डिसइंटीग्रेटेड इनटू स्मॉल स्टेट। पूरा राष्ट्र जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है बढ़ जाता है। मैनी ऑफ स्टेट बिकम वर्चुअल इंडिपेंडेंट। बहुत से ऐसे राज्य होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं और कुछ देखा जाता है कि अंग्रेजी के शासन के अंदर में आ जाते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर्स में। कंपनी स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द पॉलिटिकल मैटर्स ऑफ द स्टेट। कंपनी जो है राजनीतिक गतिविधियों में राज्यों में क्या करने लगती है? इंटरफेयर करने लगती है, हस्तक्षेप करने लगती है। एंड बिगेन ओवरपावरिंग द राइवल कंपनीज एंड द लोकल स्टेट। और ऐसी जो उनकी कंपनियां होती है वो अपने जो है अपने उन राज्यों में क्या लेने लगती है? उन राज्यों की शक्तियां लेने लगती है, लोकल राज्यों को जो है अपने अधीन करने लगती है। इस बीच में हमने देखा कि बहुत सी फॉरेन कंट्रीज़ भी थी
जो इंडिया में क्या कर रही थी, व्यापार कर रही थी, जिसमें से फ्रांस भी थी। द फ्रेंच कंपनी हैड एस्टैब्लिश इटसेल्फ इन हैदराबाद एंड कर्नाटक इन साउथ। तो फ्रेंच कंपनी जो थी उन्होंने अपने आप को कहाँ स्थापित किया था, साउथ रीजन में इस्टेब्लिश किया था, हैदराबाद और कर्नाटक में इनका व्यापार चला करता था। इन ऑर्डर टू फिनिश द फ्रेंच कंपनी, तो उन्होंने ऐसा जो है ऑर्डर निकाला कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि फ्रेंच कंपनी को क्या करना है, उनको ख़त्म करना है, पूरी तरीके से उनको ऐसा प्रभावित करना है कि उनका जो व्यापार है इंडिया से ख़त्म हो जाए। ब्रिटिश waged 3 wars against them and finally defeat them। तो इस बीच में देखा गया कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में क्या हुआ, वार हुआ, जिसको हमने 8th क्लास में पढ़ा था, कार्नेटिक वॉर। ये कार्नेटिक वॉर जो हुआ वो किस रीजन से हुआ, व्हाट आर द रीजन्स? दोनों ही कंपनियां क्या चाहती थी, बोथ वर ट्राई टू हायर अर्न प्रॉफिट। दोनों ही कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहती थी एंड बोथ वांटेड टू कंट्रोल द मार्केट। और दोनों ही कंपनियां क्या चाहती थी, बाजारों में नियंत्रण। इसलिए इनके बीच में जो है कार्नेटिक वार हुआ। ब्रिटिश चाहते थे कि कर्नाटक और बेंगलोर जो है वो उनके क्या आ जाए, अधीन आ जाए। तो ये था ब्रिटेन का फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, और ये रीजन में जो होता था वो फ्रांस की कंपनियाँ हुआ करती थी। तो ब्रिटेन के लोग चाहते थे कि ये फ्रांस को जो है युद्ध के द्वारा क्या करे, कंट्रोल करे। और उन्होंने इस 3 युद्ध में जो हुए उसमें क्या करी, विजय प्राप्त करी और पूरे मार्केट को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। फिर आफ्टर दिस वार स्प्रेडिंग इट्स tentacles in the neighboring countries like Nepal, Burma, Afghanistan, तिब्बत, सिक्किम एंड द भूटान। तो उसके बाद देखा गया है कि ब्रिटेन ने जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम बहुत से ऐसे पड़ोसी देशों में भी क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। नेपाल में, भूटान में, ओके, अफ़गानिस्तान में, सिक्किम में। तो ये पहले जो नेबरिंग कंट्रीज़ की बात की जा रही है यहाँ पे, वो पहले हमारे भारत देश के ही हिस्से हुआ करते थे, जो बाद में अलग कंट्रीज़ बन गई। तो आज ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है। फिर अलॉन्ग विद द स्प्रेड ऑफ टेरिटोरियल कंट्रोल, अपने ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपना स्प्रेडनेस किया, फैलाव किया, टेरिटोरियल कंट्रोल कर लिया, बहुत से केंद्र शासितों में उन्होंने अपना राज्य कर लिया, नियंत्रित कर लिया। तो इस तरीके से वो ट्रेडिशनल तरीके से सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो था इंडिया का, सामाजिक और आर्थिक स्ट्रक्चर को जो है वो कमज़ोर करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने क्या लाई, द पॉलिसी ऑफ लगान, which company acquired for the farmer caused heavy losses to the Indian farmers। जो कंपनी किसानों से भारी नुकसान के बाद भी कर लेने का काम करती थी। ब्रिटिश डिस्ट्रॉय द ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्रीज लाइक हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के कपड़ा उद्योग, छोटे कुटीर उद्योग, हैंडलूम्स कपड़े उद्योग है, तो उसको नुकसान पहुंचाना चालू किया। ब्रिटिश एक्सपोर्ट पॉलिसी एंड एस्टेब्लिशिंग ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, ब्रिटिशर्स ने नए उद्योगों की स्थापना करी। हैड अ सिंगुलर एम टू एम्पावर इंडिया एंड मेक इंग्लैंड प्रॉस्पर। सिर्फ एक ही उनका उद्देश्य था कि कैसे भारत को जो है कमज़ोर करके ब्रिटिश को समृद्ध बनाया जाए। तो इस 1857 के बीच में
बहुत सी अपराइजिंग्स देखी गई अलग अलग जगहों पे भारत में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ ट्रेडिंग किया बिटवीन द 1765 एंड 1856। इस रिवॉल्यूशंस के पहले भी बहुत से रिवॉल्यूशंस हुए। मैनी ऑफ दिस वर डन बाय ट्राइबल्स। बहुत से जो रिवॉल्यूशन हुए, रिवोल्ट हुए, वो ट्राइबल्स के द्वारा भी किए गए, किसानों के द्वारा भी किए गए। जो राजाओं से गद्दी छीन ली गई, उन्हें गद्दी से उतार दिया गया, उनके द्वारा किए गए, जमींदारों के द्वारा किए गए, कुछ सरदारों के द्वारा किए गए। इन मैनी प्लेसेस ईस्ट इंडिया कंपनी सोल्जर्स ऑल्सो ज्वाइन इट। बहुत सी जगहों पे ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स ने भी जो है इसको ज्वाइन किया। इस रिवोल्ट में फरीजियास जो मुस्लिम रिलीजन के फॉलोअर्स हुआ करते थे, देखा गया था कि इनका जो है एक्सप्लॉयटेशन होता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और ये जमींदारों के द्वारा, जिसके कारण इन फर्जियास लोगों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट रिवोल्ट किया। ऐसा ही रिवोल्ट जो है पंजाब में देखा गया था 1849 में, जिसमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नए तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया, एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसीज़ लाई, जिसमें बहुत सी जगहों पे क्या किया गया, जो है लोगों ने अपना समूह बनाया और इस विद्रोह को जो है पूरे पंजाब में फैलाया। ऐसे ही गुरु राम सिंह had started to motivate their disciples who were called नामधारी। तो गुरु राम सिंह जो पंजाब से बिलोंग करते थे, इनमें देखा गया है कि जो है इनको नामधारी सिख कहा गया है। ये जो थे अपने रिलीजन के लिए डिफेंस का काम करते थे, रक्षा का काम करते थे और अपने देश की रक्षा के लिए भी जो है काम करते थे। जिनमें इनके जो शिष्य हुआ करते थे वो इन्हें कोकाज कहते थे। तो ये जो राम सिंह थे जिनको कोकाज कहा जाता था, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जो है आवाज़ उठाई थी। इंग्लिश हैड स्टार्टेड स्लॉटर हाउस, बौचर खाना एंड मैनी प्लेसेस ऑफ द पंजाब। अब ये आवाज़ जो है गुरु राम सिंह ने क्यों उठाई थी, जो पंजाब को बिलोंग करते थे, क्योंकि पंजाब में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बहुत से क्या बनाए गए थे, बूचर खाना बनाए गए थे। इन दिस बूचर खाना, जिसमें काऊ, पिग्स, इनके जो मांस हुआ करता था, उसके जो है पिस्टल्स बनाई जाती थी, वेयर द काउज वर स्लॉटेड एंड कुकाज अटैक दो स्लॉटर हाउसेस। तो कुकाज ने इन स्लॉटर हाउसेस में क्या किया था, अटैक किया और गॉट देम क्लोज, इनको बंद करने की मांग की गई। इन दिस वे कुकाज अटैक्ट ऑन अ स्लॉटर हाउस मलेर कोटला ऑन 15 फरवरी 1872 एंड कैप्चर्ड, पुलिस हैज़ अरेस्टेड। इस दौरान जब कुकास के द्वारा 15 फरवरी 1872 को अटैक किया गया, तो पुलिस ने 49 कुकास को क्या किया, अरेस्ट कर लिया गया और फिर बाद में कुकास को जो है फांसी की सज़ा दे दी गई। तो ये 1857 के बहुत से रिवॉल्यूशंस और रिवोल्ट के बारे में बताया गया, जिसमें से मैंने 1857 जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल है उसके जो शेप बताया, जिसमें से लास्ट शेप जो है जिसको सोल्जर रिवोल्ट कहा गया, तो इसमें 2 मेजर रिवोल्ट बताया गया कंपनी सोल्जर के द्वारा, एक वेल्लूर और एक बैरकपुर। द रिवोल्ट ऑफ वेल्लूर वॉर इंस्पायर्ड बाय टीपू एंसेस्टर्स। तो ये जो रिवोल्ट था वेल्लूर का, जो जिससे टीपू के एंसेस्टर्स के द्वारा जो है उन्हें इंस्पायरेशन मिली थी, विच वॉज मर्सियली क्रस्ड इन द ईयर 1824, द रिवोल्ट लॉन्च बाय द सोल्जर्स, जिसमें इस विद्रोह को जो लॉन्च किया गया था
वो 47 नेटिव इन्फेंट्री के जो सोल्जर्स थे उनके द्वारा किया गया था। ऐसे ही कुछ रिवोल्ट्स जो बताए गए जिसमें ट्राइबल्स के द्वारा बताया गया, लैंडलॉर्ड्स के द्वारा बताया गया, जमींदार्स के द्वारा बताया गया। तो ये जो स्ट्रगल था, मैनी ऑफ द स्टेट्स डूइंग स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, फॉर व्हाट पर्पस? द पर्पस वाज द फ्रीडम. All of these uprising against British were local and were crushed successfully. तो जहाँ जहाँ अपराइजिंग हो रही थी अंग्रेज़ों के विरुद्ध लोकल में, उनको क्या किया जा रहा था? क्रस्ट किया जा रहा था, सफलतापूर्वक उनको दबाने की कोशिश की जा रही थी। Although none of this revolt posed a serious threat to British power, इस विद्रोह के द्वारा देखा गया है कि जो अंग्रेजी शक्तियाँ थी उनको काफ़ी सामना करना पड़ा। फिर आफ्टर दिस रिवोल्ट व्हाट आर द कॉजेज? क्या कारण थे? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द फर्स्ट फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल? किन कारणों से फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम हुआ? This topic we take in a next day. Okay, bye.